जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है तारीख 2 दिसंबर और बार है बुधवार, यानी दिन भर की तमाम अपडेट, दिन भर की तमाम खबरें और दिन भर के वो अनछुए पहलू जिनको जानने के लिए आप और हम बेताब रहते हैं। क्या कुछ घटित हुआ है आज पूरे भरतपुर संभाग में। देखिए, अगर खबरों की बात की जाए तो खबरों में सिर्फ चुनावों की चर्चा के अलावा इन दिनों और कोई खबर है नहीं। चाहे सवाई माधोपुर की बात कर लें, हम भरतपुर की बात कर लें, गंगापुर सिटी की बात कर लें, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं और ये सबसे बड़ी खबरें हैं। लेकिन वो खबरें जिनका आम आदमी से सरोकार है और आम आदमी से जुड़ी हुई खबरें क्या हैं, वो मैं आपको सिलसिलेवार बताऊंगा। और बात करेंगे हम चुनावी चर्चा भी, चुनावी चौसर भी, क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की मोहरें और किस तरह की चालें चली जा रही हैं और कौन बनेगा वजीर और कौन निभा रहा है प्यादे की भूमिका, ये सब भी देखेंगे चुनावी शतरंज के इस खेल में हम। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो राज्य स्तर की वो खबरें जो सीधी आपसे ताल्लुकात रखती हैं और आपसे जुड़ी हुई हैं। उर्दू शिक्षकों के लिए अच्छी खबर आई है। लगातार आंदोलन कर रहे थे, अपनी आवाज़ उठा रहे थे। सरकार के साथ में आज वार्तालाप हुई है शिक्षा संकुल में बैठ करके, और उर्दू शिक्षकों को सरकार ने थोड़ी सी राहत ज़रूर दी है। हालांकि उनकी एक जो मांग थी बड़ी नियमित करने की, उसको ज़रूर सरकार ने अभी नहीं माना है, होल्ड पर रखा है। लेकिन इसके अलावा उनकी बहुत सारी बातों पर सहमति बन गई है, मांगों पर सहमति बन गई है। अब हर स्कूल में उर्दू का एक शिक्षक लगाया जाएगा। ये आदेश बहुत जल्दी निकलने वाले हैं। इसके अलावा जल्द ही मेडिकल क्लेम और मेडिकल पॉलिसी जैसी सुविधाएं भी अब उर्दू शिक्षकों को मिलने लगेगी। तो ये ज़रूर एक मांग है जो मान ली गई है उर्दू शिक्षकों की। और वैकेंसीज भी अब कहीं ना कहीं ज़्यादा निकाली जाएंगी। जब आपने अनिवार्य कर दिया कि हर विद्यालय में उर्दू शिक्षक लगेगा, तो अब वैकेंसीज भी बढ़ेंगी और बेरोज़गारी भी शायद कहीं ना कहीं उर्दू शिक्षकों के अंतर्गत कम होंगी। राज्य स्तर से दूसरी बड़ी खबर, केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन की आग जो है अब वो राजस्थान में भी भड़कने लगी है। राजस्थान से भी जो किसान हैं वो दिल्ली कूच करने लगे हैं। भरतपुर से, धौलपुर से किसानों ने अपने आंदोलन का आगाज़ किया, लेकिन हरियाणा बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने उनको रोक दिया। कुल मिलाकर के ये है कि किसान आंदोलन की आग भड़क तो रही है, लेकिन वहीं दूसरी खबर ये आई है कि राज्य की गहलोत सरकार ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ जो 3 विधेयक बनाए थे, उनको राज्यपाल कालराज मिश्र ने लागू नहीं किया, यानी उनको मंजूरी नहीं दी है, उन पर रोक लगा दी है। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि राज्यपाल ने आखिर उनको मंजूरी क्यों नहीं दी और क्या होगा अब इन कृषि कानूनों का। नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, वो लगातार किसानों से वार्तालाप कर रहे हैं, उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन आंदोलनों की आग जो है वो कांग्रेस शासित जो प्रदेश हैं उनमें ज़्यादा भड़क रही है। किसान अपनी मांग पर अभी भी अड़िग हैं। वार्तालाप जो करने का सिलसिला है वो लगातार जारी है, लेकिन हर वार्ता का दौर विफल रहा है। कुल मिलाकर के केंद्र सरकार के लिए भी अब बड़ी बात होती जा रही है, बड़ा मुद्दा ये होता जा रहा है। किसानों को कहीं ना कहीं राहत देनी पड़ेगी और किसानों को भी इन कानूनों को गहराई से जाकर के गंभीरता से समझना तो पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का पेट भरने वाला अन्नदाता आज अगर सड़कों पर उतरा है तो सरकार को कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर जरूर होना पड़ेगा। तो ये बड़ी खबरें हैं। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को लेकर के सीएम ने आज शाम को सीएमआर में बैठक ली, उच्च अधिकारियों से वार्तालाप की, चिकित्सा विभाग के जो आला अधिकारी थे उनसे वार्तालाप की कि आखिर इस ग्राफ को कैसे रोका जाए, बढ़ते हुए ग्राफ को। लेकिन राहत की खबर जरूर है कि 2-3 दिन जो आंकड़ा बढ़ा था उसके बाद में अब आंकड़ा धीरे धीरे घट भी रहा है। आज रिकॉर्ड रिकवरी रेट भी अंकित की गई कि आज अच्छी तादाद में जो है वो पेशेंट रिकवर हुए हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि बाज़ारों में जो भीड़ बढ़ रही है उसको लेकर के भी अब सरकार कहीं ना कहीं गंभीर है। मुख्यमंत्री गहलोत ने आज इसी को लेकर के वार्तालाप की है कि आखिर बाज़ारों में बढ़ रही भीड़ पर कंट्रोल कैसे किया जाए, और ये कहीं ना कहीं संक्रमण के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। तो इसको लेकर के हो सकता है कोई नया फैसला हो या नई गाइडलाइन आए। वैसे बहुत सारे दर्शक हमारे लगातार हमसे प्रश्न पूछ रहे थे और मार्केट में भी अफवाह थी कि क्या वाकई में लॉकडाउन लगेगा, क्या एक दिन के लिए मार्केट फिर बंद होगा। अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है, स्थिति अभी भी यथावत है। हालांकि उपखंड गंगापुर सिटी और उसके आसपास में कोरोना का संक्रमण जो है उसके जो पेशेंट हैं वो लगातार आ तो रहे हैं, मगर किसी दिन ज़्यादा और किसी दिन कम, ये आंकड़ा अभी भी चल रहा है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ और अगले जिले की तरफ। जिला है हमारा भरतपुर। भरतपुर से क्या कुछ खबरें हैं। नदबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डेहरा मोड़ के समीप एक युवक हंतरा निवासी सुरेंद्र सिंह को अवैध हथियारों के साथ में आज गिरफ्तार किया है। पूरे प्रदेश भर में इस तरह का अभियान चल रहा है।
शार्प शूटर्स के साथ मिलकर के हत्या की साजिश का एक मामला था इसके ऊपर। लखनपुर थाने के टॉप 10 हिस्ट्री सीटरों में ये शामिल है और आरोपी से 315 बोर का देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं और 22 जुलाई 2018 के एक प्रकरण में ये वांछित भी है, यानी इसकी तलाश थी और ये 10 अपराधी थे जिनमें से 9 की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है और एक सुरेंद्र की आज गिरफ्तारी कर ली है भरतपुर पुलिस ने। भरतपुर के बाल संप्रेक्षण गृह में शराब पार्टी का जो मामला है और वीडियो वायरल होने के बाद में इस मामले ने तूल पकड़ा है कि बाल संप्रेक्षण मामले में मतलब गृह में किस तरह की आप शराब पार्टी कैसे कर सकते हैं, इसको लेकर के प्रशासन में हड़कंप का माहौल है। और बाल अधिकारिता आयुक्त महेश चंद्र शर्मा आज भरतपुर पहुंचे, वहां उन्होंने जानकारी ली, मुलाकात करी और बाल अपराधियों से मोबाइल और मादक पदार्थ भी बरामद हुए हैं और हर एंगल से इसकी जांच की जा रही है। लगातार बयान दर्ज किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की मिली भगत की भी आशंका दर्ज की जा रही है कि आखिर ये चीज़ें अंदर पहुंची कैसे, मादक पदार्थ अंदर कैसे पहुंचे, उन बच्चों के पास में मोबाइल कैसे पहुंचे और आखिर में शराब पार्टी का ये वीडियो वायरल हुआ कैसे। ये सारी चीज़ें जो हैं हर एंगल से जाँच की जा रही है। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत और एमपी के मुरैना एसपी अनुराग ने आज मीटिंग करके एक विशेष रणनीति अपनाई है। आपको ध्यान होगा, लगातार हम खबरें बताते आ रहे हैं कि दस्यु उन्मूलन के क्षेत्र में, इस सेक्टर में एसपी केसर सिंह शेखावत जो है वो लगातार काम कर रहे हैं। एक एक जो दस्यु हैं उनको पकड़ करके और गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन क्योंकि धौलपुर की सीमाएं मिलती हैं एमपी से और कहीं ना कहीं जब तक संयुक्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक पुलिस को अपराधियों को पकड़ने में सफलता मिल भी नहीं सकती और इसको लेकर के आज संयुक्त रूप से कार्रवाई करने के लिए एक मीटिंग रखी गई और योजना बनाई गई। डकैतों के खात्मे और बदमाशों की धरपकड़ को लेकर के योजना पर आज चर्चा की गई है और अब दोनों राज्यों की पुलिस संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम देगी ताकि अपराध में गिरावट आए। अब चलते हैं करौली की तरफ। करौली से क्या कुछ खबरें हैं तो जिले के हिंडौन सिटी को जल्द मिल सकती है केंद्रीय विद्यालय की सौगात। करौली धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया ने आज शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को, और ये मांग की है कि साहब केंद्रीय विद्यालय की जो मांग बरसों से चल रही है हिंडौन में उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और इसके लिए गांव खेड़ी सीस में ज़मीन भी तलाश कर ली गई है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हिंडौन को केंद्रीय विद्यालय की सौगात मिल जाएगी। तो अच्छी बात है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के संयोजक, क्योंकि अब पदभार पूरी तरह से कर्नल बैंसला के पुत्र विजय बैंसला के ऊपर है और गुर्जर आरक्षण के मामले को लेकर के आज उन्होंने सचिव से मुलाकात की, सचिवालय में अपर्णा अरोड़ा से, और उनका जो मांग थी प्रमुख वो ये थी कि आने वाली रीट रिशफल रिजल्ट को लेकर के चर्चा की गई। गुर्जरों को उसमें 5% आरक्षण दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, इस मामले को लेकर के उन्होंने आज वार्तालाप की है। स्कूल शिक्षा और भाषा विभाग की प्रमुख सचिव हैं अपर्णा अरोड़ा, तो उस मामले को लेकर के भी बातचीत की गई है। अब चलते हैं सवाई माधोपुर जिले की तरफ, लेकिन सवाई माधोपुर जिले की तमाम खबरों से पहले आज चुनावी चर्चा में मैं आपसे मुलाकात करवाना चाहूँगा दो ऐसी बड़ी शख्सियतों से जिनका राजनीति में अच्छा रसूख तो है ही, साथ ही निवर्तमान जो नगर परिषद थी उसमें दोनों सदस्य भी रहे थे। दोनों ने इस कार्यकाल को बड़े करीब से देखा, बड़ी गंभीरता से देखा और बहुत अच्छा अनुभव दोनों ने रखा। उनका जो अनुभव है वो आने वाले चुनावों में कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के भी काम आएगा और कहीं ना कहीं जनता को भी सजग करेगा, क्योंकि आने वाला जो चुनाव है नगर परिषद का वो बहुत मायने रखता है शहर के विकास के लिए और शहर की दशा और दिशा सुधारने के लिए। तो ऐसी दो शख्सियत आज मेरे साथ हैं जिनसे हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे कि उन्होंने 5 साल में क्या अनुभव लिया और क्या कुछ वो संदेश देना चाहते हैं, कैसा रहा पिछला 5 साल नगर परिषद का, क्या कुछ काम हुए, कौन से ऐसे काम थे जो अभी भी अधूरे हैं, और आखिर में गंगापुर सिटी शहर आज जो दुर्दशा का शिकार है उसके लिए वो जिम्मेदार किसे मानते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नगर परिषद गंगापुर सिटी के उप सभापति दीपक जी सिंगल। बहुत बार उनको बुलाया था लेकिन समय अभाव के कारण वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाए और आज हमारी रिक्वेस्ट पर वो यहाँ आए हैं। दीपक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पोर्टल पर। और दूसरे व्यक्ति हैं मेरे साथ में जो हंसमुख मिजाज के हैं, काफ़ी सक्रिय रहे, मीडिया की सुर्खियां बहुत बटोरी उन्होंने, बहुत सारे आंदोलन भी किए, कोई ना कोई मुद्दा वो लगातार उठाते रहे
वार्ड नंबर 36 से पार्षद रहे शैलेंद्र मीणा जी, वो मुझे ज्वाइन करेंगे आज यहाँ पर। और ये दोनों वो शख्स हैं साहब जिन्होंने बहुत करीब से पिछला 5 वर्ष का जो कार्यकाल है नगर परिषद का उसको देखा है, उसका अनुभव लिया है और बहुत कुछ वो अनुभव जो है वो अब आने वाले चुनावों में जनता के काम आने वाला है। सबसे पहले तो दीपक सर मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, पिछले 5 वर्ष का जो कार्यकाल था उस कार्यकाल को अगर मैं 2 भागों में बांटूं, शुरुआती 3 साल और लास्ट के 2 साल, कौन सा बेहतर था? शुरुआती 3 साल में हमने पूरे मन से और पूरी ताकत से काम किया था गंगापुर शहर के विकास के लिए। हालांकि बाद के 2 साल में भी प्रयास पूरा किया, लेकिन ये कड़वा सत्य है, सरकार बदलने के साथ सरकार के मातहत अधिकारी एवं कर्मचारी सरकार के नुमाइंदों के साथ चलने लगते हैं। उससे निश्चित रूप से शहर के विकास में अवरोध पैदा हुआ था। अच्छा दीपक सर, अगर ये देखा जाए कि जब 3 साल शुरुआत में थे, भाजपा की सरकार राज्य में थी और भाजपा के विधायक यहाँ पर थे, सत्ता बदली, विधायक बदले, राज्य स्तर पर सरकारें बदली, काम करने में रुकावट पैदा हुई। मैं आपसे यही तो बात समझा रहा हूँ। इसका बड़ा फर्क पड़ता है। विधायक महोदय पार्टी मतलब सारा सब कुछ बीजेपी का था 3 साल के लिए, तो उसमें पूरी ताकत के साथ और हमारे विधायक महोदय का जो एक विजन था उसके हिसाब से काम किया था। सरकार बदलने के बाद विभिन्न राजनीतिक कारणों से विधायक महोदय माने या अन्य जो भी कांग्रेस के नुमाइंदे हैं, उनकी और हमारी ट्यूनिंग सही नहीं रही। विकास के मामले में जहां हमने विकास की बात करी या पुराने विकास कार्यों को अनवरत चालू रखने की बात कही, तो उनमें निश्चित रूप से केवल इसलिए अड़ंगा लगाया गया कि वो भाजपा की देन है, भाजपा सरकार की देन है। वो बात मेरे ख्याल से ठीक नहीं थी। शैलेंद्र सर, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा वार्ड नंबर 36 से, लोगों ने बहुमत के साथ जिताया और नगर परिषद में भेजा, बहुत बुलंदियों से अपने आपने आवाज़ उठाई। अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं कि शुरुआत के 3 साल और अंत के 2 साल कौन सा कार्यकाल सबसे बेहतर लगा आपको? सर मेरे हिसाब से तो मेरे वार्ड की बात करूं पर्सनली तो दोनों कार्यकाल नहीं, मैं पूरे वार्ड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे शहर की बात कर रहा हूं। जहाँ तक गंगापुर की बात है तो गंगापुर सिटी में विकास कार्य 5 साल में हुए हैं, 3 साल में भी हुए हैं, मैं उस चीज़ को स्वीकार करता हूँ, 2 साल में भी हुए हैं। अब वो अपने अपने स्तर पे कई जगह कम हुए हैं, कई जगह ज़्यादा हुए हैं, वो अंतर तो रहता है। जब पार्टी बदलती है, सरकार बदलती है, तो कई चीज़ें बदल जाती हैं, अधिकारी बदल जाते हैं, जैसा दीपक जी कह रहे थे। तो मैं दोनों कार्यकालों में ये कहता हूँ कि काम तो हो रहा है, गति कहीं कम कहीं ज़्यादा हो सकती है, कई कारण आ जाते हैं। जैसे अपने यहाँ गंगापुर में सीवरेज एक बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद पिछले 8 महीने से तकरीबन ये कोरोना का मामला चल रहा है, तो इसमें कोई कार्य नहीं हो पाए। तो ये 2 साल के कार्यकाल में तकरीबन ये 8-10 महीने तो बिल्कुल ब्लॉक हो गया था मामला। उससे पहले सिटी के अंदर का जो मामला है वो सीवरेज की वजह से ब्लॉक हो गया कि सीवरेज की वजह से अन्य निर्माण कार्य नहीं कराए जा सकते। ये चीज़ 3 साल पहले जब सीवरेज का काम आया था तब हम लोगों से कहा गया नगर परिषद में कि क्योंकि सीवरेज के ऑर्डर्स हैं इसलिए विकास कार्यों पर रोक है, सड़क नाली नहीं बनेंगी। उस समय हमारा एक ऑब्जेक्शन था कि सर उदय मोड़ के उधर सेकंड चरण में है, उदय मोड़ के उधर कराया जाए। तो उदय मोड़ के उधर कुछ वार्डों में काम हुआ। अच्छा दीपक सर, जब शुरुआती जो मामला था, शुरुआती कांग्रेस ने भी कई मुद्दे उठाए, एक ही सीट का तो अंतर था, नहीं तो लगभग बरोबर थे दोनों जो पार्षद है दोनों दलों के। टकराव की स्थिति किन किन चीज़ों को लेकर के हुई थी? और मैं ये जानना चाहूँगा आपके कार्यकाल में नगर परिषद में कौन से बड़े काम हुए जिनको आप हमेशा याद रखना चाहोगे कि यार ये काम बहुत अच्छे हुए थे हमारे कार्यकाल के दौरान? टकराव वाली स्थिति तो मैं ये कहूँगा कि बोर्ड में सारे पार्षद विकास करना चाहते थे, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे निर्दलीय हो। और मेरे पास शैलेंद्र जी खड़े हैं, शैलेंद्र जी का तो वास्तव में ही बहुत अच्छा एटीट्यूड रहा पूरे बोर्ड में और हमेशा पॉजिटिव थिंक लेकर उन्होंने काम किया। सारा बोर्ड गंगापुर का विकास चाहता था, इसलिए टकराव वाली बात तो आपस में पार्षद की या बोर्ड के प्रति चेयरमैन की कभी नहीं रही। कहीं न कहीं किसी अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही की वजह से कहीं प्रॉब्लम आई है तो अंतर्विरोध हो जाता है। अब रहे विकास कार्य की बात, तो
मेरे ख्याल से मैं ये मानता हूँ कि हमारा बोर्ड बना था जब पूरा शहर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अधिकांश शहर अंधेरे में डूबा हुआ था। एक वार्ड में 2, 4, 5, 6 लाइटें हुआ करती थी। तो इस कार्यकाल में लगभग दोनों फेज़ों में मिला के 10,000 लाइटें LED पूरे शहर के अंदर लगाई गई है, प्रत्येक वार्ड में लगाई गई है। सबसे बड़ा तो ये कार्य रहा। उसके बाद आश्रय स्थल बनाए गए जो बेसहारा लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। नई बाज़ार में पार्किंग बनाई गई, जहाँ हमेशा गंदगी रहती थी बरसों से, उसको सही करके पार्किंग बनाई, व्यापारियों के, राहगीरों के काम आती है। उसके अलावा ये जो नेहरू रोड वाला बाईपास है, उधर उदय मोड़ पे निकलते हैं, मेरे ख्याल से बहुत मजबूत और शानदार और बहुत चौड़ी सड़क बनी है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सीवरेज का कार्य जो गंगापुर में वसुंधरा जी के राज में शुरू हुआ, ये बहुत बड़ी दूरगामी सोच है। इसके अलावा पूरे शहर के चौराहे पर हाई मास्क लाइट बजाय कोटे से एवं नगर परिषद के सहयोग से लगाई गई। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो गंगापुर सिटी में किए। और विकास कार्य की स्थिति ऐसी होती है कि ये एक अनवरत प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसको हर कोई जो भी बोर्ड बनता है उसमें होता है। अब उस समय सरकार की क्या स्थिति है, परिस्थिति है, काम करने वालों की, पार्षद की, चेयरमैन की कितनी इच्छा शक्ति है, उन सब बातों पर ये निर्भर करता है। मैं ये मानता हूँ कि इस कार्यकाल में खूब विकास हुए हैं। हाँ, एक पब्लिक को या जनता को, यहाँ के लोगों को ये सीवरेज के कार्य से और इसी समय एक बहुत बड़ी उपलब्धि चंबल पेयजल की, जो हमारे पूर्व विधायक आदरणीय मान सिंह जी और वसुंधरा जी के नेतृत्व में जो गंगापुर सिटी में बहुत दिनों से आस थी, उन्होंने मेहनत करके चंबल का पानी लाए। 69 करोड़ रुपए नई लाइन बिछाने के लिए स्वीकृत हुए। उसका काम आज भी चल रहा है। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए सड़कें खुदी है, कहीं टूटी है, कहीं रिपेयर हुई है, कहीं कम हुई है। उस वजह से गंगापुर की जनता को परेशानी तो आई है, लेकिन अगर विकास होगा तो निश्चित रूप से दिक्कत भी झेलनी पड़ेगी, ये मैं मानता हूँ। शैलेंद्र सर, विधायक अब तो आपके हैं पिछले 2 साल से कि राज्य में सरकार आपकी है, फिर भी 2 साल में कहीं ना कहीं दबी आवाज़ में कांग्रेसी जो पार्षद है उनकी ये आवाज़ थी कि साहब हमारी आवाज़ सुनी नहीं जा रही। कितना सच है ये? अगर पार्षद कह रहे हैं जो नगर परिषद से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बात में कुछ वजन होगा। हो सकता है उनको ऐसा लगता हो। निजी तौर पे मैं इतना स्वतंत्र हूँ विधायक महोदय की तरफ से कि मेरी सारी बात सुनी जाती है और काम किया जाता है, और जो भी प्रॉपर वे में उन तक बात पहुँचा रहा है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि किसी की बात नहीं सुनी गई। अच्छा, ये जो श्रेय लेने की होड़ है ना साहब, शैलेंद्र जी, राजनीति से दूर हट करके अगर हम बात करें, श्रेय लेने की जो होड़ है, क्रेडिट लेने की, विधायक महोदय कहते हैं रामकेश जी के सामने मैं 2008 से लगा हुआ हूँ और चंबल वाली परियोजना के लिए मैं सतत प्रयत्नशील हूँ। पिछले कार्यकाल में उनके में इस मामले में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, पिछले 2 साल में उतनी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। पिछले 3 साल की अगर बात की जाए, विधायक मान सिंह गुर्जर जी जब थे तब ज़रूर इसको एकदम से बूस्ट मिला। तो ये जो श्रेय लेने की होड़ है, इसने कहीं ना कहीं राजनीति को ख़त्म किया है और लोगों के अंदर जो भरोसा है ना, वो कहीं ना कहीं टूटता है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति से परे हट करके भी कुछ काम ऐसे हैं जो जनता के हित को ध्यान में रख करके किए जाने चाहिए? मैं ये कहता हूँ, मैं आध्यात्म में भी बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ। होना वही जो राम रचि राखे। हम कितना ही कर लें या और कोई दूसरा व्यक्ति कितना ही कर ले, जनता सब कुछ जानती है और वही होता है जो श्री राम को मंजूर होता है। अब ये एक आदमी का एक मन होता है, प्रयास होता है कि भाई मेरी उपलब्धि होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, एक मानव का स्वभाव है। बिल्कुल। बाकी जनता सब जानती है। और रही चंबल वाली, तो मैं आपको बिल्कुल दिल से ये बता रहा हूँ, जो चंबल वाला पानी आया था, इसमें मान सिंह जी की, पूर्व विधायक महोदय की और पूर्व मुख्यमंत्री महोदय वसुंधरा जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। बहुत प्रयास किया उन लोगों ने, 2-3 बार दौरे भी किए, मंडरायल के खुद मुख्यमंत्री भी आई थी, उस वजह से वो पानी आया था। और मैं तो यही कहूँगा अब जो विधायक हैं आदरणीय रामकेश जी से
कि अब आप लोग इसको शहर को प्रत्येक गली मोहल्ले में नई लाइन डलवा कर मुहैया करवाए। अब ये जनता तय करेगी किसने पानी लाया कौन नहीं लाया, ये सब चुनावों की बात है, लेकिन आपको मौका मिला है, आपको काम करना चाहिए। पिछले 2 साल में शहर में जो दुर्दशा हुई है उसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? दुर्दशा किस क्षेत्र में? एक तो सीवरेज की वजह से हुई है, बिल्कुल, तो उसको तो आप इसमें काउंट नहीं कर सकते दुर्दशा में। लेकिन शैलेंद्र सर, इन चीजों के जो टेंडर हुए हैं उनमें टर्म एंड कंडीशन अलग तरीके की है। 100 मीटर आपने बनाई है, आप लगातार उसका पेचवर्क तुरंत करिए, फिर आगे का काम करिए। मॉनिटरिंग तो हो ही नहीं रही कामों की। सर, मॉनिटरिंग की थोड़ी कमी है, उसके लिए विधायक साहब ने सबको बोल दिया है, बहुत टाइट कर दिया है। कल भी आपने देखा होगा तो एक सड़क की शिकायत ग्रामीणों ने करी थी, सिटी से थोड़ा बाहर हट के बात कर लेते हैं, उस पर विधायक महोदय खुद पहुंचे हैं जाके और खुद उनके खिलाफ कार्रवाई करवा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई भ्रष्टाचारियों के उसने जिसने गलत डाल दिया उसके साथ दे रहे हैं। रही अभी दीपक जी ने कहा चंबल के पानी की, पिछले 2 साल में विधायक महोदय चंबल के पानी के लिए कई बार इंटेक वेल जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, पानी आया है, किस रूप में आया है, कितना प्रतिशत आया, लोगों को पानी चाहिए, चाहे वो कोई भी लाके दे, और जो लाके देगा लोग अपने आप मानते हैं। ये जो ये कह रहे थे अभी कि पब्लिक सब जानती है। अच्छा, एक बात और है जो निकल करके सामने आई है, चाहे सफाई का टेंडर हो, लाइट का टेंडर हो, मैंने अक्सर कर्मचारियों को ये चिल्लाते हुए ही देखा है कि साहब 4-4, 5-5 महीने हो गए, हमारा पैसा ही नहीं आ रहा, तो हम काम कैसे करें? जब आप पैसा ही नहीं दोगे, बजट ही नहीं दोगे, तो क्या योजनाओं को रोका गया है? ऊपर से योजनाएं तो चली नहीं रही, क्रियान्वित लगी क्यों, स्टॉपेज क्यों लगा इन योजनाओं में? आप देखिए, कुशालगढ़ बहुत बड़ी परियोजना है, मैं ये मानता हूं कि शहर का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है वो, अगर पूरा होता है तो। गार्डन्स का निर्माण है, शहर के सौंदर्यीकरण की बात है, ये सारे प्रोजेक्ट अब ठंडे बस्ते में नज़र क्यों आ रहे हैं? मैं आपसे एक बात कहना भूल गया, जहाँ अपन खड़े हैं ये नेहरू पार्क की दशा पहले मेरे ख्याल से इतनी अच्छी नहीं थी, अस्तित्व ही नहीं था लगभग। हाँ, और ये नगर परिषद के सहयोग के अलावा मैं भारत विकास परिषद के उन सभी भाइयों को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन सब लोगों ने अथक प्रयास करके खुद का श्रम का पैसा लगा के और आम लोगों से लेके, भामाशाहों से लेके ये बहुत अच्छी पोजीशन में आज नेहरू पार्क किया है। तो इस तरीके से मैं ये कहूँगा कि बोर्ड के ऊपर जनता को भी विश्वास था और नेतृत्व के ऊपर हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व था उस पर जनता को विश्वास था। जनता ने भी खूब सहयोग किया, खूब पैसा दिया, काम किया। और अब रुक क्यों गया काम? अब रुकने का तो मैं जहाँ तक सुनता हूँ कि ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सरकार के साथ ईश्वर का वरदान है या क्या माने, जब भी आते हैं ये यही कहते हैं कि भाई पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, खजाना खाली, खजाना खाली है। और मेरे ख्याल से और भी ठेकेदार, ये नगर परिषद की बात नहीं कर रहा मैं, चंबल पेयजल वाले या दूसरे भी जो बड़े ठेकेदार हैं, सीवरेज वाले भी यही कहते हैं हमारे को हमको पैसा नहीं मिल रहा। अब पता नहीं किस मत का पैसा किस में खर्च कर रहे हैं, इन लोगों को पता। बाकी आपने एक भ्रष्टाचार वाली बात कही, मैं इसमें बोले बिना नहीं रहूँगा कि भ्रष्टाचार कम होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। चाहे नगर परिषद हो चाहे अन्य क्षेत्र हो, करप्शन में अभी कमी आनी चाहिए। जनता का काम बहुत जल्दी होना चाहिए और जनता को मतलब ये होना चाहिए कि काम किसी भी विभाग में जाए तो काम होना चाहिए। कांग्रेस सरकार आने के बाद बिल्कुल मैं विश्वास के साथ कहूँगा भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है, हर विभाग में बड़ा है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई धनी दौरी नहीं है। केवल मुख्यमंत्री अपने विधायकों को खुश करने के लिए, खुश रखने के लिए सरकार को चला रहे हैं, खींच रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, बाकी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अच्छा, एक सीधा सीधा आरोप लोगों का ये भी है कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा और कुबेर का खजाना तो असली में नगर परिषद है। बिना लिए दिए तो वहाँ काम ही नहीं होता। चाहे पट्टों को लेकर के बात कर लो, आप किसी चीज़ को लेकर के बात कर लो, ये जो मामला है ये भी तो नगर परिषद से जुड़ा है। इसको लेकर के कहाँ कितनी कार्रवाई और मॉनिटरिंग हुई है? मैं ये कह सकता हूँ कि नगर परिषद में प्रशासन शहरों के संघ के साथ भाजपा की सरकार में हज़ारों पट्टे बने हैं और निःशुल्क पट्टे बने हैं, 1 रुपये के क्राउन एक्ट के तहत भी पट्टे बने हैं। उनमें मुझे कहीं किसी प्रकार से लेन देन वाली बात या भ्रष्टाचार वाली बात मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारी निगाह के अलावा कुछ जगह हो सकता है इस तरीके का काम हुआ हो। मैं ये नहीं कह सकता कि 100% पट्टे
मतलब बिना करप्शन के बन गए हो सकता है हमारी निगाह और हमारी चेयरमैन की निगाह के बिना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी से कहना सुनना नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि यार मुझे तो ना तो टाइम है ना मैं किससे कहूँगा, मेरा तो कोई काम होना चाहिए, तो वो किसी भी तरीके से अपने काम को कराने के लिए की जो प्रक्रिया तत्पर रहते हैं। और ये कड़वा सत्य है कि वो सब चीज़ सब लोगों को पता होती है, यहाँ के बड़े से बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को पता रहती है, लेकिन उस पर ध्यान जितना देना चाहिए उतना नहीं दिया जाता। ये कड़वा सत्य है। और मैं ये जो बोलता हूँ ये मेरे ख्याल से सभी लोगों को बुरा भी लगता है, लेकिन मेरी आदत है बोलने की है। नहीं, सच तो आना भी चाहिए, सबके सामने आना भी चाहिए। और सही बात है, आप दोनों बिल्कुल पिछले 5 साल से लगातार कार्यरत रहे, अपने अपने वार्ड में जितना जो हो सका वैसा विकास आपने करवाया। सभापति महोदय का व्यवहार जो है, उनके कार्य करने की जो शैली है, वो कैसी रही इन 5 सालों में? क्योंकि एक महिला के नाते इतना सक्रिय होना और इतने बड़े शहर को संभालना इतना आसान काम भी नहीं होता सर। सभापति महोदया बहुत एक्टिव रही है और बहुत समझदार है और हर चीज़ को समझती भी है। पहली बार राजनीति में आई थी, पहला चुनाव उन्होंने लड़ा है, लेकिन उन्होंने अपेक्षा से भी ज़्यादा काम किया है। और मैं तो उनको बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूरे 5 साल खूब मेहनत करी है और जनता का काम भी किया है। और मैं उनकी तरफ से और मेरी तरफ से गंगापुर की जनता को बहुत धन्यवाद भी देता हूं। आप सब ने बोर्ड का साथ दिया, सभी पार्षदों को साथ दिया, और सभी पार्षदों और चेयरमैन मेरी तरफ से मैं क्षमा भी मांगता हूं यदि कोई त्रुटि रही हो। निश्चित रूप से हम चाहे पार्षद रहें नहीं रहें, लेकिन गंगापुर के विकास में अनवरत रूप से साथ देते रहेंगे, काम करते रहेंगे। शैलेंद्र सर, आपका अनुभव कैसा रहा पिछले 5 साल का? सभापति महोदय के साथ दीपक सर हैं, वो उपसभापति रहे। देखिए, राजनीति अपनी जगह है और पर्सनल जो व्यवहार होता है वो अपनी जगह है, तो कैसा अनुभव रहा 5 साल का? सभापति महोदय जब शुरू में मैं उनसे पहली बार मिला तो मुझे शायद 1-2 बार मिलने के बाद ये समझ में आया कि ये महिला कुछ करना चाहती हैं। शहर के लिए अच्छी सोच थी उनकी। हाँ, कई जगह मुझे ऐसा लगा कि उनको दबाया गया या उनको उतना खुल के काम करने नहीं दिया गया। उसके पीछे कोई भी कारण हो सकते हैं, वो उनके कारण होंगे, पर मुझे जो पर्सनली लगा कि वो काम अच्छा कर रही थी, कोशिश कर रही थी अच्छा काम करने की, पर उनको काम करने नहीं दिया गया। और जहाँ तक हमारे कार्यकाल की 5 साल की बातें रही, हम विपक्ष में थे, तो विपक्ष का पहला काम ये होता है कि सत्ता पक्ष को ये बताना कि आप कहाँ गलत कर रहे हो। मेरे पे झूठी वाहवाही कभी नहीं हुई। जहाँ पर मुझे लगा कि यहाँ पर विरोध करना है, गलत है, ये दीपक जी खुद खड़े हैं, मैंने कई बार इनका भी विरोध किया और इनको साथ में लिया है। जहाँ इनको बोलना पड़ा है मेरे साथ चल के, क्योंकि वो दिख रहा था हमें गलत हुआ है। भ्रष्टाचार की बात है, आप कह रहे हो नगर परिषद में, ये कड़वी सच्चाई में स्वीकार करता हूँ बिल्कुल कि भ्रष्टाचार है, क्योंकि छोटे छोटे उदाहरण ऐसे बहुत सारे हमारे सामने आए। एक छोटा सा उदाहरण था, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, दीपक जी भी थे। मेरे यहाँ के वार्डों के मुख्य नाले उदय मोड़ से कॉलेज रोड, उदय मोड़ से सालोदा, इनको साफ़ करने का वार्षिक टेंडर निकाला जाता है और ये निकाला जाता है बरसात में, जो मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि अगर आपको सफाई करानी है तो मई जून में कराओ। बरसातों में क्या सफाई होगी, वो बह के वापस उसमें चला जाएगा। उसके बाद भी उस टेंडर की जब मुझे पता चला बिल पास हो रहा है, तो मैंने संबंधित लोगों को, भाई साहब को, सभी को सूचित किया। बाकायदा वहाँ लिखित में हमने विरोध दर्ज कराया, एसडीएम तक एप्लीकेशन दी कि बिल पास नहीं हो। फिर लास्ट में पता चला कि हमें पूरा आश्वासन मिलने के बाद रात को 12-1 बजे बिल पास हो गए और ठेकेदार को भुगतान हो गया और नाले में एक पट्टी फेरो कवर हटा के नाला साफ़ नहीं किया गया। ये छोटी छोटी चीज़ें पार्षदों के सामने आती है। पार्षद काय के लिए कह रहे हैं वहाँ पर, हम विरोध कर रहे हैं या हम कोई मांग कर रहे हैं, अपना घर के लिए नहीं कर रहे कि आप साहब मेरे घर में आके स्वीपर भेजिए, मेरे घर के अंदर का सफाई करवानी है मुझे। जितने पार्षद वहाँ मांग कर रहे थे वो सिर्फ जनता के लिए कर रहे थे कि मेरे वार्ड में ये काम हो, मेरे यहाँ सड़क बने, मेरे यहाँ नाली हो, मेरे यहाँ सफाई हो। एक चीज़, क्योंकि आज आपने दीपक जी को बुलाया है, तो वो चीज़ मैं सबसे पहले रखना चाहूँगा कि उपसभापति शहर का सफाई व्यवस्था का अध्यक्ष होता है, और मैं इनके मुंह पे कहूँगा, बड़े भाई है मेरे, इन्होंने उस पावर का इस्तेमाल नहीं करा। अगर ये करते, ज़्यादातर साइलेंट मोड में, अगर ये करते तो मुझे उम्मीद है कि शहर की व्यवस्था बहुत ज़्यादा दुरुस्त होती, पर वो नहीं कर पाए। अब क्यों कारण रहा, क्या रहा, वो बेहतर ये जानते हैं। हाँ, मैं इनके पीछे लगातार लगा रहा,
कि भाई साहब आप अपनी जिम्मेदारी समझिए, आपके पास पावर है, हम आपके साथ खड़े हैं। विपक्षी होने के नाते नहीं, विपक्ष का मुख्य काम ये है कि वाहवाही तो आप अपनी खुद कर लोगे, वाहवाही तो आप आदमी खुद कर लेगा। आपको हमें ये बताना है विपक्ष को कि यहाँ पर ये ज़रूरत है और ये काम किया जाए। चलिए अब थोड़ा सा कटता हुआ एक सवाल पूछते हैं। आप भाजपा से बिलोंग करते हो और आप आते हो कांग्रेस से। जी। वर्तमान में चुनावी चौसर जम चुकी है। शतरंज की इस लड़ाई में सबने अपने वजीर और अपने प्यादे फिट कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने सही व्यक्तियों का चयन किया है टिकट के लिए? भारतीय जनता पार्टी ने सारे टिकट लोकल कमेटी और कार्यकर्ताओं से राय लेके दिए हैं। निश्चित रूप से ज़िले में नाम जाते हैं, यहाँ से पैनल बन के 3 या 4 का, ज़िले के बाद प्रदेश से नाम तय होते हैं। यहाँ के जो लोकल व्यवस्थाओं को देख के नाम यहाँ की मंडल की कमेटी भेजती है और सब लोगों का उसमें सहयोग रहता है। टिकट तो मैं ये मानता हूँ कि सभी जगह सही दिए जाते हैं। वो कभी कभी ऐसा लगता है जिस व्यक्ति को टिकट नहीं मिला या किसी व्यक्ति का कुछ अपेक्षा होती है तो उनको ऐसा लगता है टिकट गलत दिया है। टिकटों में बहुत सारी चीज़ों का देखा जाता है, जाति का समीकरण भी देखे जाते हैं, जीतने वाला भी देखा जाता है और सब चीज़ें होती है और एक दूसरा का कोई कॉम्बिनेशन भी देखा जाता है कि भाई कौन सी जाति को कितने टिकट दे दिए। तो उन सब बातों को देख के टिकट तो मेरे ख्याल से मैं ये मानूंगा कि सही दिया है। 60 में से कितनी सीटें बीजेपी की मान रहे हैं आप इस बार? मैं पूर्ण बहुमत बीजेपी का मानता हूं। मेरे ख्याल से वोट बीजेपी का बनेगा। 35 से 37 सीटें 38 सीटें बीजेपी की आएगी। शैलेंद्र सर, यही सवाल आपसे। कांग्रेस में भी बागियों के तेवर तीखे हैं और कहीं ना कहीं गणित जो है ना वो निर्दलीय बिगाड़ने वाले हैं। आपको लगता है कि पार्टी ने सही लोगों को टिकट दिए हैं? सर, पार्टी ने अपने हिसाब से पूरी सोशल इंजीनियरिंग और ग्राउंड में इंजीनियरिंग करके, और हमारे विधायक साहब क्योंकि कोरोना पॉजिटिव थे तो वो खुद भी यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए, तो उन्होंने यहाँ पर हमारे ब्लॉक अध्यक्ष शहरी और ग्रामीण दोनों और उनके अलावा भी अन्य लोगों की कमेटी बना के और उनके हाथ में आवेदन करवाए थे। और लास्ट में भी आके उन्हीं लोगों ने, जहाँ तक मुझे मेरी जानकारी है, कि उन्हीं सबकी सलाह के बाद ये टिकट फाइनल किए गए हैं, जिसमें सभी लोगों को कोशिश की गई है। अब संतुष्ट नहीं होते हो, बागी तो होते ही हैं भाई, बागी नहीं होते संतुष्ट कर भी नहीं सकते आप, एक घर में नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये तो शहर है, बिल्कुल। एक घर में भी नहीं होते हैं संतुष्ट। तो बागी अपनी जगह हैं, वो अपना विरोध स्वरूप अब देखो क्या चुनाव लड़ रहे हैं। पर कितनी सीटें मानते हैं? +35। +35 यानी आपका भी कहना है कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ में वोट बनाएगी और आपका भी कहना है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ वोट बनाएगी। लेकिन हमारे जो आंकड़े हैं और सर्वे टीम है वो तो ये कह रही है कि इस बार जो गेंद रहेगी वो निर्दलियों के पालों में रहेगी, क्योंकि हर वार्ड में कहीं ना कहीं बागियों ने जो ताल ठोक रखी है वो दोनों ही पार्टियों के लिए माथे पर पसीना लाने का काम तो करेगी। मैं ऐसी बात नहीं मानता, क्योंकि इस समय हम जितनी भी जगह अभी कार्यालय उद्घाटनों में गए हैं, मैं भी गया कुछ जगह, हालांकि समय का अभाव रहा मेरे पास, मैं कम गया, लेकिन जहाँ भी गए भाजपा की बातें सब जगह है, भाजपा की लहर है, भाजपा के व्यक्तियों पर गंगापुर की जनता को विश्वास है, विश्वास से ही वोट मिलता है। और मैं उस बात में, पुरानी बात में, टिकट वाली में एक बात और जोड़ना चाहता था। टिकट करीब करीब सर्वे से दिए जाते हैं और काफ़ी बातें होती है। हालांकि मैं इस बार टिकटों के चयन से काफ़ी दूर रहा, समय नहीं दे पाया, लेकिन मैं उन सभी लोगों से जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में विश्वास करते हैं और जिन्होंने टिकट मांगा था, उन सब लोगों से अपील करना चाहता हूँ वो सब लोग पार्टी का काम करें। जीवन में बहुत मौके आते हैं, पार्टी अपनी माँ होती है जिसने हमें पहचान दी है, उस पहचान को बनाई है। तो मैं तो उन सब से अपील यही करूँगा आपके माध्यम से कि आप सब लोग बीजेपी का साथ दें और गंगापुर में बीजेपी का हैट्रिक लगवाएं। पिछली 2 बार आदरणीय बोरा जी, संगीता जी रही, तीसरी बार भी बीजेपी का चेयरमैन बने। हलवा लग रहा है सबको, ये बड़ा कटु सत्य है। सबको एक चीज़ का लग रहा है, 90% जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं ना साहब, उनको ये लगता है कि 35 लाख मिलेंगे, 40 लाख मिलेंगे और मेरा घर बनेगा। ऐसे प्रत्याशियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग दोनों? क्योंकि दोनों अनुभवी हैं और दोनों इस बात को जानते हैं कि राजनीति एक दिन की है, लेकिन व्यवहार जो होता है ना वो ज़िंदगी भर का होता है। और एक छाप अगर आपको छोड़नी है तो ये जो स्वार्थ है इसको छोड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं।
क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे प्रत्याशियों को? संदेश तो राजस्थान के गृह मंत्री हैं शांति धारीवाल जी, मुख्यमंत्री जी ने तो कहा था कि भाई इसको डायरेक्ट कर दिया जाए चुनाव को, एक बार किया भी था, लेकिन सभापति वाला चयन, लेकिन आदरणीय उन्होंने गृह मंत्री जी ने दोबारा इस तरीके से सोचा होगा, जहाँ तक हम लोग सोचते हैं कि सरकार हमारी है, पार्षदों को ले लेंगे, बुला लेंगे, तो उन्होंने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट कर दिया। तो भ्रष्टाचार की जनक तो कांग्रेस रही है, उन्होंने शुरुआत इस तरीके से करी। आज यदि सीधा चुनाव होता तो मेरे ख्याल से बहुत कम खर्चे में सभापति गंगापुर सिटी के नहीं पूरे राजस्थान में बन जाते, जो आज कह नहीं सकते हम यहाँ उन सब बातों को। आप तो कह रहे हो, लेकिन हम तो क्या कहेंगे, बाकी सब जानते हैं किस तरीके से क्या बोर्ड बनता है। तो ये भ्रष्टाचार अगर यहीं से शुरू हो जाएगा तो फिर वो चेयरमैन या सभापति या मेयर किस तरीके से शहर का विकास करेगा, ये कड़वा सत्य है। और सरकार को ये सोचना चाहिए कि इस तरीके के चुनाव डायरेक्ट होने चाहिए, ना कि पार्षदों की तरफ से वोट डालकर। अच्छा, कुछ वार्डों में जो ये पैराशूट कैंडिडेट आपने उतारे हैं उनको भी लेकर के चर्चा है, ऐसा क्यों? पैराशूट कैंडिडेट मेरे ख्याल से कहीं नहीं है। अगर कहीं किसी वार्ड में उस वार्ड का यदि कार्यकर्ता कोई लड़ने वाला थोड़ा सा ऐसा लगा कि, तो वहाँ से हमने कहीं दूसरे वार्ड से लेके लड़वाया। चलिए, तो कुल मिलाकर के एक स्वास्थ्य लोकतंत्र की परंपरा बनी रहे और इस शहर का कुछ ना कुछ भला ज़रूर हो। और सबसे बड़ी बात यही है साहब कि राजनीति से परे हट करके, अपने स्वार्थ से परे हट करके हमको इस शहर का एक ऐसा मुस्तकबिल चुनना है जो इस शहर को संवार सके, सजा सके, क्योंकि इस शहर को बनते और बिगड़ते देखा है आपने और हमने। अच्छा, आप लोग जी न्यूज़ पोर्टल देखते हैं या नहीं देखते? और सबसे बड़ी बात है कि कितनी शिकायतें रखते हैं जी न्यूज़ पोर्टल से एक पॉलिटिशियन होने के नाते? नहीं, हमारी इस पोर्टल से कोई शिकायत नहीं है और बहुत अच्छा गंगापुर में सारी बातों का कवरेज करके गंगापुर की जनता को और आसपास के सभी लोगों को बता रहे हैं। और विशेषकर मैं आपका बहुत आपका जो व्यवहार है ना, उससे मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा मतलब अच्छा व्यवहार की वजह से आपका ये जो पोर्टल है बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। शैलेंद्र सर, देते हैं टाइम? सर, पिछले 2-3 दिन से नहीं दे पाया, बाकी मैं रेगुलर चेक करता हूँ। लाइव नहीं चेक कर पाता तो उसको बाद में जब समय मिलता है तब चेक करता हूँ। और रही बात है उसकी कि राजनीतिक तौर पे आपने अभी पूछा कि भाई राजनीतिक तौर पे आप जब खबरें दिखा रहे हो तो उसमें हो सकता है कईयों को खबरें अच्छी लगे, कईयों को बुरी लगे, सबका टेस्ट अलग है। आप अपना स्तर इसी तरह बनाए रखिए कि आपको सिर्फ खबर दिखानी है, उसका अच्छा बुरा लगना नहीं लगना जनता पे छोड़ दें कि लोगों को कैसी लगती है। आज आप ये चैनल चला रहे हो किसी भी दल को, मेरा मानना ये है आपसे और निवेदन भी है भविष्य के लिए, किसी को खुश करने के लिए कभी मत करना। बिल्कुल, उसको खुश करने के लिए करना जो जनता है, जो आपको सबसे ज़्यादा नेता कितने देखते होंगे, जो नेतागिरी में आ गए उनको समय का मिलता है देखने का, बहुत कम लोग देख पाते हैं। अच्छा, शैलेंद्र सर ने आज एक बड़ी ज़ोरदार बात कही थी ऑफ कैमरा। अच्छा दीपक सर, मुझे भी इनकी बात बहुत अच्छी लगी कि सर राजनीति में आने से पहले हम इंसान हुआ करते थे, राजनीति में आने के बाद ये क्या हो गए, ये जनता। मशहूर व्यक्ति की लाइन थी, एक मशहूर व्यक्ति की लाइन थी जो अपनी चर्चा के दौरान मैं आपको बता रहा था। लेकिन मुझे इस बात ने क्या प्रभावित किया, बहुत कुछ सोचने पे मजबूर किया। क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि राजनीति में आने के बाद आदमी कई जगह उसके हाथ बन जाते हैं, कई उसमें परिस्थितियों में जकड़ा जाता है, दामन पे दाग तो लगता है। राजनीति चीज़ ऐसी है, आप कितना भी सही कर लो आप पे ब्लेम लगेंगे, आप वार्ड में कितना भी काम करा लो उसके बाद भी ये कहा जाएगा कि नहीं करवाया, क्योंकि जहाँ काम 100% नहीं करवा सकता कोई, 100% संतुष्ट नहीं हो सकता। मैं इस जगह थोड़ा सा बात काट के ये कहूँगा कि ये बात तो सही है कि आदमी संतुष्ट नहीं कर पाता, लेकिन दाग वहीं लगेगा जहाँ आदमी दाग वाला काम करेगा। मेरा उस जगह दूसरा तर्क है, यदि आप कीचड़ में पैर डालोगे तो ही आपका पैर गंदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। और यदि कोई आपके ऊपर आरोप लगाता है तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। झूठ के पैर ज़्यादा नहीं होते, सच ही चलता है। और इसलिए मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बात और कही ना, इंसान बदल गया क्या? राजनीति में आने से पहले हम इंसान हुआ करते थे। तो वो इंसान ही नहीं, वो इनका कहना, इनकी सोच जो कह रहे हैं वो सही है। इनका कहना ये है, इस जगह इनका कहने का भावार्थ ये है कि कुछ जगह आदमी बंद जाता है, सोच बदल जाती है, सोच तो वजूद और विचार ना, हाँ, वो कहीं न कहीं बंद जाते हैं, पार्टी के साथ भी बन जाते हैं और अन्य जगह बन जाते हैं। तो आदमी कहीं कहीं सत्य के साथ नहीं चल पाता, वो एक राजनीति के लिए बहुत गलत बात है। हालांकि कुछ लीडर, कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी होते हैं वो सच बोलते हैं, चाहे कोई भी हो किसी के सामने। और मैं तो यही कहूँगा, सच बोलना चाहिए। भगवान ने मनुष्य का जन्म दिया है, ये देवताओं को भी नहीं मिलता है।
सच बोलो, सत्य के बेबाकी साथ से अपनी रहो, बात रखो। और सत्य से बड़ा कोई तप ही नहीं है। सत्य बोलो तो आपको किसी पूजा की जरूरत ही नहीं है, इसलिए हमेशा सत्य के साथ। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जी न्यूज़ पोर्टल को आज टाइम दिया, और आप लोगों से भी और हम सभी से भी ये संदेश देना चाहेंगे कि कुछ ऐसा चुने इस शहर के लिए जो आपके लिए भी अच्छा हो, इस शहर के लिए भी अच्छा हो, और हम मिल करके कहीं ना कहीं इस शहर को सजाएंगे, संवारेंगे, और कोरोना की जो ये काली छाया है इससे भी जल्दी से जल्दी लोगों को निजात मिले और ये शहर फिर से फले फूले। और जी, एक मिनट अजय जी, कोरोना के संबंध में अभी मेरे को आपने कहा जब कि चुनाव में जहाँ भी चुनाव हुए हैं वर्तमान में टीवी चैनल्स पे भी अपन देख रहे हैं, उसके बाद और अभी वर्तमान में सर्दी के प्रकोप से कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है, बिल्कुल, तो इसलिए चुनाव में सभी लोग व्यस्त हैं, हर वार्ड में लोग व्यस्त हैं, नेता जो लड़ रहे हैं वो व्यस्त हैं, उनके समर्थक लगे हुए हैं। तो कृपया मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें, उतनी दूरी बनाए रखें कि आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएँ, अपने घर परिवार को सुरक्षित रख पाएँ। राजनीति, लोकतंत्र चलता रहेगा, सारी चीज़ें चलती रहेंगी, आप और हम रहेंगे तो वोट भी पड़ेंगे, चेयरमैन भी बनेगा, पार्षद भी बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पर मेरा आप सबसे अनुरोध ये है कि पहले अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उसके बाद राजनीति के कार्यों को सुचारू रूप से करें। अच्छा, अब आप दोनों ही चुनाव नहीं लड़ रहे इस बार, जी ठीक है ना, लेकिन फिर भी योगदान तो रहेगा कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में, और सबसे बड़ा योगदान तो कि शहर के विकास के लिए हम मुद्दे उठाते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। ये उम्मीद तो आपसे करी जा सकती है कि हाँ, हम करेंगे इस मामले को। आपसे पूर्व में भी यही कहा था, चुनाव लड़े नहीं लड़े, हम अपनी पार्टी के माध्यम से विकास कार्यों में लगे रहेंगे। बोर्ड निश्चित रूप से बीजेपी का ही बनेगा, और बीजेपी के बनने के साथ साथ हम सब लोग पूरी ताकत से शहर का काम करेंगे, विकास करेंगे, और अभी भी पार्टी का काम कर रहे हैं। जनता को जल्दी से जल्दी राहत मिलेगी समस्याओं से। बिल्कुल, समस्याओं से राहत मिलेगी, और दी भी ये राहत और भी मिलेगी। जनता हमारी मालिक है, जनता की सेवा हमेशा करते रहेंगे, हमारा यही उद्देश्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया इसके लिए, और जब भी मौका मिलेगा हम आपको ज़रूर याद करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे पास साथ में ऐसे दो दिग्गज जिन्होंने 5 साल नगर परिषद के अनुभवों को हमारे साथ में साझा किया, और बहुत बड़ा उन्होंने एक मैसेज दिया है कि देखिए, चुनाव आते और जाते रहेंगे, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं विकास का मादा जो है वो सबके दिलों में होना चाहिए कि इस शहर का हमको कैसा मुस्तकबिल चुनना है, और आखिर से इस शहर को हम किस तरह सजा और संवार सकते हैं। अब चलते हैं हम सवाई माधोपुर जिले की खबरों की तरफ। वो हमसे रह गई थी और हमने बताया था कि हम बताएंगे आपको इस खबर को। सवाई माधोपुर के बौली के जस्टाना में ड्रग विभाग ने आज कार्रवाई करते हुए अवैध तरीके से दवाई बेच रहे एक दुकानदार को पकड़ा, और 71 तरह की 40 से 50 हज़ार की उसके पास में दवाइयाँ मिली हैं। बिना लाइसेंस के वो दवाइयाँ दे रहा था मेडिकल स्टोर पर। दीपक कुमार गर्ग नाम का ये व्यक्ति है। औषधि नियंत्रक अजय कुमार के निर्देश पर डीसीओ विजय ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी, ये खबर जानना बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए, गौर करें इस बात पर कि अब पुलिस क्राइम के विरुद्ध कितनी सख्ती से काम कर रही है सवाई माधोपुर जिले में। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने निर्देश देते हुए आज जिले के 4 बदमाशों को इनामी बदमाश घोषित किया है, और इन पर 2-2 हज़ार रुपये का इनाम घोषित कर दिया है। और ये चारों ही उपखंड गंगापुर सिटी के अंतर्गत आते हैं, जिनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। पहला है नागराज उर्फ भगवान सिंह मीणा, ये गांव सेवा का रहने वाला है। दूसरा है नेहरू पुत्र लोहड़े मीणा, ये बड़ौदा का रहने वाला है। अवधेश मीणा, ये बड़ौदा का रहने वाला है। और कुंजीलाल मीणा, ये खंडीप का रहने वाला है। और इन चारों को इनामी अपराधी घोषित कर दिया है, जिन पर बहुत सारी धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, और लगातार पुलिस को इनकी तलाश जारी है। और कहीं ना कहीं अब पुलिस इन पर जल्दी शिकंजा कसने वाली है, और कहीं ना कहीं पुलिस के आला अधिकारियों ने ये मानस बना लिया है कि 30 दिसंबर से पहले पहले इस क्षेत्र के जितने भी वांछित अपराधी हैं उन सब का खात्मा कर दिया जाएगा, यानी उनको सलाखों के पीछे डाल करके और उनकी फाइलों को जल्द से जल्द बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। तो ये 4 ऐसे अपराधी हैं जो गंगापुर सिटी वृत्त के अंतर्गत आते हैं, और इनको इनामी अपराधी घोषित कर दिया है जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देश पर। जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने आगामी नगर परिषद चुनावों को लेकर के आज कलेक्ट्रेट सभागार में प्रकोष्ठ प्रभारी और सहायक प्रभारियों की बैठक ली। साथ ही बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ने के सख्त निर्देश दिए हैं सभी सरकारी कर्मचारियों को। तैयारियों की समीक्षा की। नगर परिषद के चुनावों को लेकर के क्या तैयारियां चल रही हैं, मतदान जो स्थल हैं उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और इसके अलावा आज
साहू नगर के महात्मा गांधी विद्यालय में पीठासीन अधिकारियों और प्रथम अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। प्रशिक्षण की दोनों पारियों में 180 पीठासीन अधिकारी और 180 प्रथम अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। कोरोना गाइडलाइन और निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का पालन करने का सख्ती से निर्देश दिया गया है। भयमुक्त, सुरक्षा के साथ और निष्पक्ष चुनाव करवाए जाएं, ये साफ साफ कहा है जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने। गंगापुर सिटी में नाम वापसी का अब सिलसिला शुरू हो चुका है। जिन प्रत्याशियों ने विड्रॉ कर लिया है, यानी चुनाव लड़ने का जिनका मानस नहीं है, उन्होंने आज अपने फॉर्म वापस ले लिए हैं और कल इसकी आखिरी तारीख है, यानी कल शाम 3 बजे तक आप अपने फॉर्म वापस ले सकते हैं। आज की अगर बात की जाए तो 18 लोगों ने अपने नाम वापस लिए हैं। सर, एक बार मैं वो लिस्ट देखना चाहूँगा जो नाम वापसी की, ताकि मैं अनाउंस कर दूं कि आज किस वार्ड से किसने अपना नाम वापस लिया है। इसके अलावा चुनावी कार्यालयों के उद्घाटन का सिलसिला शुरू हो चुका है। पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर भाजपा कार्यालयों को जाकर के उद्घाटन कर रहे हैं और मुहूर्त के हिसाब से और नाम के हिसाब से अलग अलग प्रत्याशी जो है वो अब चुनाव कार्यालयों में का उद्घाटन करने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अच्छी हलचल नज़र आ रही है। समर्थकों का तांता लगने लगा है, मान मनुहार का दौर चल रहा है, वार्डों में घूमा जा रहा है और ढोक भी दी जा रही है, हाथ भी जोड़े जा रहे हैं, राम राम भी कर रहे हैं। और दूसरी बात, जनता भी पिछले 5 साल के व्यवहार का आकलन कर रही है कि आपने किस तरह पिछले 5 साल हमसे व्यवहार करा और अब आपको वोट देना है या नहीं देना है। देखिए, आज की अगर मैं बात करूँ तो आज जो नाम वापस लिए गए हैं उनकी अगर बात की जाए तो वार्ड नंबर 48 से 2 नाम वापस लिए हैं, नारायण लाल और घनश्याम ने, और वार्ड नंबर 49 से टीकम चंद माली ने, वार्ड नंबर 16 से योगेश शर्मा ने, वार्ड नंबर 52 से दीपा गुप्ता ने, क्योंकि इनको वार्ड नंबर 34 से टिकट दे दिया गया है। वार्ड नंबर 40 से रुखसार बानो, वार्ड नंबर 43 से भी 2 नाम वापस हुए हैं, गरिमा मीना और लता सिंह जादौन, इन्होंने नाम वापस लिए हैं, अपना फॉर्म वापस लिया है। वार्ड नंबर 15 से करण सिंह, वार्ड नंबर 33 से रेणु आर्य, इन्होंने नाम वापस लिया है। 30 से पदमचंद जैन, वार्ड नंबर 40 से आसमा बानो, वार्ड नंबर 5 से सौम्यति वर्मा, वार्ड नंबर 46 से रामबाबू मीना पुत्र जौहरी लाल, वार्ड नंबर 49 से हरिमोहन सिंह गुर्जर, वार्ड नंबर 55 से अनवरी, वार्ड नंबर 33 से विजय कुमार अग्रवाल और वार्ड नंबर 13 से शकूर ने अपना नाम वापस लिया है। यानी कुल मिलाकर 18 ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज प्रथम दिन अपने नाम वापस लिए। कल भी नाम वापस लिए जाएंगे जिन्होंने चुनाव से विड्रॉ कर लिया है। तो ये आज की तमाम खबरें थी। इसके अलावा और कोई बड़ी क्राइम की खबर नहीं थी। मास्क के खिलाफ लगातार प्रशासन अभियान चला रहा है। आज हमने आपको लाइव दिखाया था और लगातार हर खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी और पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आज का जो अनछुए पहलू है वो आपको पसंद आया होगा। हमारी जो चुनावी डिबेट है वो भी लगातार चलती रहेगी। कल 3 तारीख है और परसों 4 तारीख को मिल जाएंगे सबको चुनाव चिन्ह। और चुनाव चिन्ह के बाद में क्या समीकरण रहता है, कितने तो रहेंगे मैदान में और कितने हो जाएंगे मैदान से बाहर, ये देखना ज़रूर पड़ेगा। और उसके बाद भी कहीं ना कहीं तस्वीर साफ होती नज़र आएगी। और कल से हमारा ऑनलाइन सर्वे भी स्टार्ट हो जाएगा। परसों से चुनाव चिन्ह मिलने के बाद में हम अपना ऑनलाइन सर्वे शुरू कर देंगे कि आखिर किस करवटी बैठेगी ये राजनीति गंगापुर सिटी की, क्या कुछ होने वाला है, बोर्ड बनेगा किसका। बीजेपी का दावा है कि 35 से 40 सीटें हमारी आएंगी और पूर्ण बहुमत के साथ बनेगा भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड। तो कांग्रेस ने भी अपनी ताल ठोक रखी है और उनका भी कहना है कि बोर्ड तो इस बार हमारा ही बनेगा और अच्छी सीटें लेकर के आएंगे। लेकिन हम फिर वही कहेंगे कि दोनों राजनीतिक दलों ने अपने अपने पैरों में कुल्हाड़ी ज़रूर मारी है, क्योंकि सर्वे ये कहता है कि आपने टिकट वितरण में उतनी पारदर्शिता नहीं रखी। आपके सर्वे यूं की हुई रखे गए और जनता असली टिकट देगी 11 दिसंबर को। चलिए, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें सर, लाइक ज़रूर करें। और जो हमारे साथ लाइव पर जुड़ना चाहते हैं वो ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। उनको हम बताएंगे कि आप किस तरह लाइव पर हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और अपना प्रमोशन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जी न्यूज़ पोर्टल लगातार देखते रहें। आप सभी के प्यार के लिए और शुभकामना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।